नमस्कार, मैं निशा शर्मा न्यूज 21 की स्पेशल खबर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान ब्राह्मण विधायकों की लामबंदी या सहभोज राजनीति के गलियारों में हलचल पैदा करती है। तमाम अटकलें लगाए जा रहे हैं, यहाँ तक कि शिवपाल यादव ने उन्हें समाजवादी पार्टी में आने का निमंत्रण भी दे डाला। उन्नाव रेप कांड के आरोपी पूर्व विधायक की जमानत को लेकर भाजपा और उनके सहयोगी दल के मंत्री की प्रतिक्रिया। गाजीपुर में समाजवादी पार्टी की पीडीए पंचायत को पूर्व में अनुमति प्रदान कर और एन वक्त पर अनुमति निरस्त करना आदि मुद्दे पर हमारे संवाददाता ने पूर्वांचल विकास परिषद के अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अमिताभ पांडे से खास बातचीत की। आइए आपको सुनाते क्या कुछ उन्होंने कहा है। इस समय हम आपको बताएं कि सदन में जो शीतकालीन सत्र चल रहा है और दूसरी तरफ पूरे उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में जो गर्माहट देखने को मिल रही है, उससे ये लगता है कि ये नए साल के प्रारंभ में ही कहीं ऐसी तो बात नहीं है। 2027 आ गया और चुनाव होने वाला है। और जिस तरीके से हम देखते अभी हाई कोर्ट के द्वारा उन्नाव में रेप कांड आरोपी भाजपा के पूर्व विधायक को हाई कोर्ट ने जमानत दे दी और भाजपा के सहयोगी दल और भाजपा के मंत्री एक तो सिर्फ मुस्कुरा कर रह जाते, वो वही हंसी होती है जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किसी महिला का हिजाब खींचा था तो संजय निषाद ने मुस्कुराहट दी थी, और भाजपा के मंत्री जो है वो कुलदीप सेंगर का स्वागत करते हैं। अगर हम देखते हैं कि आज वर्तमान समय में बीजेपी सरकार जो एनडीए की सरकार है वो तीसरी बार चल रही है और सदन में विपक्ष इस बात को लेकर अडिग है कि यदि ईवीएम के बदले बैलेट पेपर लाया जाए तो क्या प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की लोकप्रियता कम हो जाएगी, और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की लोकप्रियता क्या सिर्फ ईवीएम पर है या उनकी लोकप्रियता बैलेट पे भी बरकरार रहेगी। इन सभी तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्वांचल विकास परिषद के अध्यक्ष अमिताभ पांडे, जो कि बहुत ही अच्छी पकड़ रखते हैं राजनीति पर, छात्र जीवन से ही राजनीति कर रहे हैं वो हर तरफ से। आइए उनसे हम बात करते हैं क्या है इन सभी मुद्दों। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में। धन्यवाद, नमस्कार जी। अमिताभ जी, सबसे पहला प्रश्न आज आपके सामने यह है कि आप भी एक ब्राह्मण चेहरा, एक ब्राह्मण नेता और समाजवादी पार्टी से हैं। इस समय सदन में जो शीतकालीन सत्र चल रहा है और शीतकालीन सत्र के दौरान देखा गया कि 40 से 46 जो ब्राह्मण विधायकों का एक भोज होता है, एक बैठक होता है, राजनीति की गलियारों में तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं। और वहीं पे शिवपाल यादव ने कहा कि यदि ब्राह्मण नेताओं को, ब्राह्मण विधायकों को वहां सम्मान नहीं मिल रहा है तो समाजवादी पार्टी में आ जाए। तो लेकिन एक तरफ अगर ये कहा जा रहा है, लेकिन कभी आपके भी पार्टी में किसी विशेष समुदाय, विशेष जात के लोगों की बात कही जाती थी कि उनको ज्यादा तवज्जो दिया जाता है, जैसे कहा जाए तो मुस्लिमों को, यादवों को इत्यादि। इस पर किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी में निश्चित रूप से ब्राह्मणों की उपेक्षा हो रही है और इसी सब कारण को लेकर के ब्राह्मण विधायक लोग इकट्ठे होकर के यूनिटी का प्रदर्शन उन्होंने किया है। अब उत्तर प्रदेश सरकार को विचार करना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में जो ब्राह्मणों के साथ अत्याचार, अन्याय हो रहा है, इसे कैसे रोका जा सके और अपने विधायकों के साथ साथ विपक्ष के विधायकों को कैसे संतुष्ट किया जाए। मैं तो समझता हूं कि किसी भी जात वर्ग के साथ अन्याय अगर होता है ये गलत है, हम इसका विरोध करते हैं। ब्राह्मण हिंदुस्तान का एक महत्वपूर्ण अंग है, इसकी उपेक्षा अगर कोई भी सरकार करती है तो मैं समझता हूं ये निंदा का विषय है। और जहां तक समाजवादी पार्टी का विषय है, निश्चित रूप से ब्राह्मणों का सम्मान समाजवादी पार्टी में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी निरंतर करते रहे, मुलायम सिंह जी के जमाने से हो रहा है और पंडित जनेश्वर मिश्र जी के नाम पर कई कार्यक्रम जो है समाजवादी पार्टी सरकार में चलते रहे हैं। इसलिए ब्राह्मण का रिश्ता समाजवादी पार्टी से पुराना रिश्ता रहा है और यदि 2027 के चुनाव में ब्राह्मण वर्ग समाजवादी पार्टी से जुड़ जाता है तो निश्चित रूप से हम डंके की चोट पे उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने की स्थिति में रहेंगे। अमिताभ जी, आज आपने देखा कि हाईकोर्ट ने उन्नाव का जो रेप कांड के आरोपी थे भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर,
उनको जमानत मिल गई, सीबीआई सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर करने जा रही है। और जब मीडिया ने भाजपा के मंत्री दयाशंकर सिंह से पूछा तो उन्होंने कहा कि हम उनकी जमानत का स्वागत करते हैं। और वहीं दूसरी तरफ ओपी राजभर उस तरीके से मुस्कुराते हैं जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जिस महिला का खींचा गया था, तो इन्हीं के सहयोगी मंत्री संजय निषाद उस तरीके से मुस्कुराते हैं। ये तो कहीं ना कहीं बेटियों के साथ अन्याय है, लेकिन भाजपा के जो मंत्री ने कहा कि स्वागत है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, मेरा स्पष्ट मत है इस पे। एक हमारे यहाँ देशी कहावत है, कापर करूं सिंगार पिया मुरा आंधर है। कोई कुछ भी कहे, उस पर जो है अगर विपक्ष के लोग आवाज उठाते हैं तो ये कहते हैं अरे ये लोग तो वही पुरानी बातें बोलते हैं। हम अगर कुछ भी करते हैं तो बहुत बड़े अपराधी समाज के सामने पेश किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी कुछ भी बोल दे, उनके नेता कुछ भी बोल दे, उनके सहयोगी साथी कुछ भी बोल दे, वो तो बहुत ही अच्छा बोलते हैं। ऐसा वो कोशिश करते हैं कि हमारे नेता, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी, चाहे संजय निषाद जी, चाहे नीतीश कुमार जी, बिहार के चीफ मिनिस्टर ने जिस तरीके से एक महिला का जो है हिजाब खींचा, हमारे यहाँ महिला को छूना भी अपराध है। जहां तक अभी रिसेंटली जो कानून बने हैं पार्लियामेंट में, उसमें स्पष्ट देखा गया है कि घूरने मात्र से जो है ऑफेंस बन जाता है, अपराध बन जाता है। आप किसी महिला का हिजाब कैसे आप हटा सकते हैं? आप किसी महिला का विषय जब कहीं उठता है तो आप हंस कैसे सकते हैं? और हंसना जो है ये भी अपराध की श्रेणी में आता है। कैबिनेट मंत्री या मुख्यमंत्री जी द्वारा इस तरीके से महिला के विषय पर अगर वो हंसते हैं, मैं समझता अशोभनीय विषय है और ये किसी भी मंत्रिमंडल के किसी भी सदस्य को अच्छा नहीं लगता है, शोभा नहीं देता है। मैं समझता हूं कि आने वाले चुनाव में इसका हिसाब उत्तर प्रदेश की जनता निश्चित रूप से, अगर फ्री एंड फेयर चुनाव होगा तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी अपने बल पर सरकार बनाने की स्थिति में रहेगी। अवतार जी, अभी लोकसभा का जो सदन चल रहा है, तो सदन में अब सरकार के जो सदस्य हैं पार्लियामेंट के, तो उन्होंने जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता की बात कही है, उस पर इंडिया अलायंस के जो पार्ट हैं, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने जो बात कही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है वो ईवीएम पर डिपेंड है, या तो यदि चुनाव बैलेट पेपर पर करा लिया जाए तो क्या उनकी लोकप्रियता कम हो जाएगी या बरकरार रहेगी? इसको आप किस तरीके से देखते, क्या विचार है? जहां तक मेरा व्यक्तिगत विचार है, ये हिंदुस्तान के गली चौराहे और तमाम न्याय पंचायत, गांव स्तर, ब्लॉक स्तर की चर्चा का विषय है कि अब हिंदुस्तान में फ्री एंड फेयर चुनाव नहीं हो रहा है। ईवीएम को जो है साइबर अपराध द्वारा जो है अपराधियों द्वारा किसी का अकाउंट हैक किया जा रहा है। ठीक उसी प्रकार से एक प्लान वे तरीके से जो है ये काम चल रहा है हिंदुस्तान में, राज्यवार चल रहा है, जिलेवार चल रहा है, किसको हराना है, किसको जिताना है, ये सब फिक्स हो रहा है। जैसे मैच फिक्स कहते हैं, मैच फिक्स था, तो ये मैच फिक्स हो जाता है, चुनाव से पहले मैच फिक्स हो जाता है, किसको जिताना है, किसको हराना है। वोट मतदाता ने नहीं दिया, लेकिन बीजेपी के वरिष्ठ नेता लोग कह देते हैं कि इतनी सीटें आ जाएगी, और ईश्वर की कृपा से उतनी सीट आ जाती है। भैया ये कैसे आप कह दे रहे हो? तो ये सारी चीजें वास्तविक रूप से संजय सिंह ने जो राज्यसभा में कहा, ये बातें रखी कि ईवीएम अगर हटा दिया जाएगा तो मोदी साहब का जो है लोकप्रियता कैसे कम हो सकता है। मैं समझता हूं कि मोदी साहब की लोकप्रियता एक समय था, मैं इस चीज को खुद एप्रिशिएट कर रहा हूं। 2014 के चुनाव में उनकी लोकप्रियता निश्चित रूप से राष्ट्रीय स्तर पे थी, निरंतर वो गिरती रही, कम होती रही। आज के तारीख में मोदी साहब को कोई पसंद उसंद नहीं करता। ईमानदारी की बात यह है, तमाम जो कट्टर हिंदूवादी लोग भी हैं वो भी दबी जुबान पर ये कहने लगे हैं कि नहीं अब तो गड़बड़ी हो रही है, अब चुनाव नहीं होते हैं। ये फिक्स, मैच फिक्स वाला स्थिति हो गई है। जैसे पहले के जमाने में हम को याद है जब लॉटरी चलता था तो उस समय कोई नंबर, मान लीजिए 5 नंबर निकलने वाला है, तो ये ऊपर से तय हो जाता था कि देखो मार्केट में अगर ये 5 नंबर है सब बटोर लो, 5 नंबर आ जाएगी।
तो अब हिंदुस्तान में किसी भी राज्य में आप चुनाव करा लो और किसी को भी वोट दे दो, आप कोई भी बटन दबा दो, तो वो अंततः कमल पर ही पड़ता है। तो जब कमल पर, और ये तो अब कभी सम्मेलनों में कवि के द्वारा कहा जाने लगा कि भाई आप हाथी दबाओ, साइकिल दबा दो, पंजा का बटन दबा दो, लेकिन मिलना है तो कमल को ही। तो इसलिए जो है संजय सिंह ने पार्लियामेंट राज्यसभा में कहा है कि जो है बैलेट से चुनाव होना चाहिए। और निश्चित रूप से अगर मोदी साहब अपने नेतृत्व क्षमता पर विश्वास रखते हैं तो एक बार करा के देख ले, क्या दिक्कत है। चलते चलते एक अंतिम प्रश्न लेते हैं कि जिस तरीके से देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब जो जातिवाद है, जो पहले कहा गया है कि जाति है कि जाति नहीं, कभी अभी आपने देखा कि क्षत्रिय समुदाय के एक बैठक हुई, फिर ब्राह्मण समुदाय की बैठक हुई, अभी आपने देखा कि गाजीपुर में जिस तरीके से आप लोगों की पीडीए पंचायत हो रही थी, आपको परमिशन पहले से मिल गया था लेकिन इन मौके पर पुलिस ने आके रोक दिया। तो अब इस जाति के जो समुदाय का जो जाति है कि जाति नहीं, तो आपके जो सुप्रीमो है अखिलेश यादव जो कि पीडीए के जनक हैं, तो वो भी तो एक जाति को अपने साधने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको 2027 के चुनाव में किस तरीके से आपको लेके चलेंगे कि एक तरफ ब्राह्मण समुदाय, एक तरफ क्षत्रिय समुदाय और इस तरफ आपका खुद का पीडीए? देखिए ऐसा है कि जहां तक समाजवादी पार्टी का प्रश्न है और पीडीए का विषय है, तो पीडीए में का मतलब है पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक, उसको अपर कास्ट भी जोड़ा जा सकता है। वो माननीय राष्ट्रीय अखिलेश यादव ने कहा कि अच्छे अगड़े, हाँ अच्छे अगड़े मतलब कि जो समाजवादी विचारधारा को स्वीकार करते हैं वही तो अच्छे अगड़े हैं। जो कट्टर नहीं है, जो कट्टरता से बाहर हैं, जो समाजवाद को पसंद करते हैं, जो गरीब को गरीब समझते हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली को मिडिल क्लास फैमिली समझते हैं, तो जो मानवतावादी सोच के व्यक्ति हैं उनका जो है समाजवादी पार्टी में स्वागत कल भी था, आज भी है, वो आगे भी रहेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्पष्ट मत है। अब जहां तक जातिवाद का विषय है, जाति एक प्रासंगिक सब्जेक्ट है। ये समाज में कल भी था, आज भी है, अनंत काल तक रहेगा जब तक सृष्टि रहेगी। मेरा व्यक्तिगत ये मत है यादव साहब। और ये जाति व्यवस्था को हम आप नहीं समाप्त कर सकते हैं, ये कहीं न कहीं से ईश्वरीय व्यवस्था के अंतर्गत आता है, क्योंकि विदाउट वर्ण व्यवस्था के कुछ भी कार्य नहीं हो सकता है। जैसे चाय पीते हैं तो चाय का अपना महत्व है, कॉफी पीते हैं कॉफी का अपना महत्व है, दूध पीते हैं दूध का महत्व है। ये वर्गीकरण 3 हमने कर दिया। ठीक उसी प्रकार से समाज में वर्ण व्यवस्था है, कार्य के आधार पर जातियों का निर्धारण किया गया है। हम उस पर नहीं जाना चाहते, हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि सबकी अपनी, जितने राजनीतिक दल है सबकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी है, उनकी अपनी एक सोच है, एक विचारधारा है। समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा है वो सभी को लेकर चलने का विचारधारा है। हमारे ऊपर आरोप ये लगता जरूर है कि भाई ये तो अपराधियों की पार्टी है, आतंकवादियों की पार्टी है, ये जातिवादियों की पार्टी है। तो जातिवादी की बात अगर आप करेंगे तो सबसे ज्यादा जातिवाद तो भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है। आज सारा व्यवस्था जो है हिंदुस्तान की जो है गुजरात से तय होती है। मोदी साहब, अमित शाह जी, ये 2 लोग ही तय करते हैं कि भारत में व्यवस्था कैसे चलाया जाएगा। मोदी जी के जो अनुयायी हैं वो कहते हैं कि भाई हमारे जो मोदी साहब हैं वो भगवान के दूसरे रूप हैं। तो भगवान के अगर रूप है तो सत्ता के करीब क्यों इतना है भाई? आप 14 बन गए, 19 बन गए, 24 बन गए, आप 29 में भी आप आएंगे प्रधानमंत्री के लिए, कैंडिडेट डिक्लेयर बीजेपी की तरफ से होंगे। हमारा ये स्पष्ट मत है कि आप के भारतीय जनता पार्टी की अगर बात किया जाए तो मुरली मनोहर जोशी से लेकर के यशवंत सिन्हा से लेकर एलके आडवाणी से लेकर बहुत सारे ऐसे लोग, सदन सिन्हा टाइप के बहुत सारे लोग सीनियर लीडर रहे हैं, उनको आपने 75 साल के अंदर ही रिटायर्ड कर दिया। आज आपका स्वयं का उम्र जो है 75 साल पूरा हो चुका है। आप इस पर जो है ना तो भारतीय जनता पार्टी बोल रही है, नो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग बोल रहे हैं, कोई बोल रहा है, एक भी नेता नहीं बोल रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी कब जो है पद से हटेंगे। और दूसरे मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी में एक से बढ़ के एक लोग हैं, अच्छे लोग। माननीय राजनाथ सिंह जी इस देश के रक्षा मंत्री हैं और बड़े काबिल व्यक्ति हैं।
अगर ये हटेंगे तभी तो दूसरा कोई आएगा। मैं तो कह रहा हूं कि मोदी जी अगर सत्ता से प्यार नहीं है, मोहब्बत नहीं है, तो क्या है भाई? आप सत्ता को पकड़े हुए हैं, पद को पकड़े हुए हैं। कोई व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में आज की तारीख में ये कहने की स्थिति में नहीं है कि मोदी जी को बाहर किया जाए और माननीय राजनाथ सिंह या नितिन गडकरी और अन्य लोग को मौका दिया जाए। तो ये विषय है। आप सबसे बड़े अगर सत्ता लोभी अगर कोई है तो मोदी साहब हैं, अमित शाह जी हैं। ये लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के आधार पर काम कर रहे हैं। एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई, चाय पिला करके कंपनी के आधार पर पूरे हिंदुस्तान में ये जो 5 किलो मुफ्त अनाज के माध्यम से, जबकि खाद्य सुरक्षा कानून जो है कांग्रेस के जमाने में लाया गया था, 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल, उसके आधार पर आप हिंदुस्तान की जनता को आप जो है गुमराह कर रहे हो। आप जो है पब्लिक में जो भी महंगाई आई है, अगर आप देखें हिंदुस्तान में जो महंगाई आई है 14 के बाद में, जो 26,000 का 10 ग्राम का सोना था, आज सोना 1,40,000 के आसपास पहुंच गया। चांदी 2 लाख से ऊपर चल रहा है। खाद्य की बात करें, जो 50-60 रुपया किलो सरसों का तेल था, आज 200 रुपया किलो से ऊपर चल रहा है। बेरोजगार नौजवानों को काम नहीं मिल पा रहा है। महंगाई चरम पर है। भ्रष्टाचार का जो है, जो भ्रष्टाचार मतलब उस समय जो था 14 में 100 रुपया में काम होता था, वही काम आज 10,000 में हो रहा है। और जो 10,000 में काम होता था, आज वो काम 10 लाख में हो रहा है। आप कहे थे कि जीरो टॉलरेंस की आप बात कर रहे थे कि हमारे यहाँ जो है क्राइम फ्री रहेगा। रोज अपराध हो रहे हैं, रोज महिलाओं के साथ अत्याचार बलात्कार हो रहे हैं, रोज जो है मर्डर हो रहे हैं। आप कितने लोगों को गोली मारेंगे? गोली के भय से ये सरकार चल रही है, दमनकारी ये सरकार चल रही है। भय का माहौल है पूरे उत्तर प्रदेश में। अब लोकतंत्र नहीं रह गया है, राजशाही व्यवस्था चल रही है। भैया हम सभी को राम राम। यादव जी आपको भी राम राम, हिंदुस्तान की जनता को राम राम। मैं इतना जरूर कहूंगा कि एक बार संजय सिंह ने जो कहा कि बैलेट पेपर पे चुनाव होना चाहिए, मैं भी उस मांग का समर्थन करता हूं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में मैं भी ये मांग करता हूं, उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में आप बैलेट पेपर पे चुनाव कराओ। ठीक है, फ्री एंड फेयर चुनाव की जो भावना है लोगों के मन में, वो तो पूरा होगा। एक विश्वास तो जगेगा लोकतंत्र पर। शुक्रिया हमसे बात करने की। तो आपने सुना कि किस तरीके से आज वर्तमान में चल रहे राजनीति के जो प्रश्न है, जो वाद विवादों की जो बयानबाजी है, उसे लेकर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अमिताभ पांडे जी ने अपनी सारी प्रतिक्रिया दी। अब तो ये विचारधारा सरकार तक पहुंचनी चाहिए, सरकार पर इस पर मंथन करना चाहिए कि लोकतंत्र को कैसे बरकरार रखा जाए। अब आने वाला जो 2027 का चुनाव है, वो इन सभी मुद्दों को लेकर सभी पार्टियां जनता तक जाएगी। अब तो जनता के हाथ में फैसला है कि लोकतंत्र को कैसे बचाएंगे।